हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डे सीरीज चल रहा है एंड आज हमारा 11वां दिन है। प्रीवियस क्वेश्चन सीटेड पेपर 2 एसएसटी, इसके पहले की भी जितनी भी 10 क्लासेस हुई हैं सारे पीवाईक्यू करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप खुद देखेंगे कि इसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है और नीचे वाले आंसर पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया आंसर है, तो ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। यहाँ से देखिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार पूछा हुआ है, तो मैं वही सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो कि पूछा हुआ है। और 17 जनवरी का पेपर है। क्षुद्र ग्रह, आपको पता है एस्टेरॉइड्स, इसके बारे में कथन दिया गया है, उसको पढ़ें और बताएं क्या सही है। तो आपको पता है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, और ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के, यहाँ पर आपका मंगल, ठीक है, और यहाँ पे आपका बृहस्पति, इसके बीच में होता है। ये बात भी सही है। तो ए और सी तो सही है, बट ये बी गलत है कि कभी कभार पृथ्वी के पास आ जाते हैं, गिर जाते हैं, ये बात गलत है। ओनली ए एंड सी। ठीक है, तीसरा, चलिए, और मार्क्स अपना बताना। दोनों कथन पढ़ो, बताओ क्या सही है। तो पृथ्वी पर स्थानों को अवस्थित करने में विषुवत वृत्त एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। जी हाँ, सही है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण माप कर कोई व्यक्ति विशेष अपने स्थान का अक्षांश जान सकता है, ये बात भी सही है। तो हम जाएंगे पहले के साथ। अभी आपका ये रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि प्रीवियस क्वेश्चंस पूरा करा दूं, क्योंकि एक ये पूरी लाइन में मैं क्या बताऊं, ये पूरा एनसीईआरटी से ही उठाया गया है सीधे। ठीक है, चलो, अब ये आ गया जो कि मैं बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन ही ऐसा आएगा, जरूरी नहीं है बट आ सकता है। तो देखिए, यदि दो स्थान है ए तथा बी, क्रमशः ए आपका 22 डिग्री जो है ईस्ट हो गया, बी आपका 95 डिग्री, तो आपको इनके बीच कितना समय अंतराल होगा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे। ठीक है, आप ये आराम से निकाल सकते हो। और अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं तो हम उसको अलग क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके सारे फॉर्मूलेज आपको बताना होगा, बस उतने भी आराम से कर लोगे आप। ठीक है, एक ही पूछता है, एक से ज़्यादा नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि पूछे। 94 देखिए, और ये मैं करा चुकी हूँ। जो ऋतु होते हैं ना, जो सीजन्स, वो कि ऋतु के कारण के बारे में दो कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो एक बार इंग्लिश दिखाने की कोशिश तो करती हूँ, बट इतना ऊपर लिखा होता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। सीजन्स के बारे में पूछ रहा है कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड हाँ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ axis in a fixed direction causes season, change in the position of the earth around the sun changes season, rotation of the earth देखो, रोटेशन कभी भी सीजन के चेंज होने का कारण नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता है, तो रोटेशन तो कभी सही हो ही नहीं सकता है, रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। जो अर्थ का जो रिवोल्यूशन है ना, पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण जो सीजन है वो चेंज होते हैं। बाकी ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की, ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। घूर्णन के कारण आपके दिन रात होते हैं, ना कि आपका सीजन चेंज होगा, याद रखिएगा। तो ए एंड बी। चलिए, 95, कौन सा कथन सही है बताओ। इसमें बेसिकली आपको ना फैक्ट, जो चीजें पता होंगी तभी आप कर पाओगे। जैसे कि हमें पता है कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है वो भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ये इसमें सही है। मैंने आपको सही क्यों बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम गलत वाली चीजें याद कर लेते हैं। आपको ये सब पढ़ना ही नहीं है कि उष्णकटिबंधीय मानसून वन होते हैं, मौसम पत्ते झड़ जाते हैं, नहीं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा जो इक्वेटर होता है और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, दैट्स इट। ये इसके बारे में सही है, और ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन हमारे 96 सहारा के बारे में। और जब मैं आपको सहारा रेगिस्तान पढ़ा रही थी तो मैंने वहाँ पे आपको बोला भी था कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार आएगा। ठीक है, जितनी बार भी सीटेड पूछेगा ना उतनी बार तो आएगा ही। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो सहारा है ना, वो पहले एक बहुत ही ग्रीनरी थी, वहाँ पे एक हरा भरा मैदान था, एकदम सही है। सहारा मरुस्थल की जलवायु बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत गर्म और शुष्क होता ही है। और आपको पता है कि दिन में तो बहुत गर्मी होती है, बट रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और सोचो, टेम्परेचर गिर के 0 डिग्री पे चला जाता है। कई बार लोग सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है, रात में 0 डिग्री, बट होता है। और यहाँ पर लोग ये भी सोचेंगे कि यहाँ पे भारी वस्त्र क्यों पहनेंगे भाई, इतनी गर्मी होती है तो
तो धूप से वो जो हवाएं चलती है ना, उससे बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सभी की सभी सही है, 4 ऑप्शन। चलिए 97, आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 97 देखिए, इसमें भी वही सही विकल्प का चयन करो, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, हाँ, चूना पत्थर संगमरमर, चिकनी मट्टी स्लेट। बलुआ पत्थर संगमरमर कहाँ से हो गया? आप सोचो, ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट है ना, इन दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा। संगमरमर चूना पत्थर होता है, ना कि बलुआ पत्थर। सी तो होगा ही नहीं, ए एंड बी। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 97 भी हो गया हमारा दूसरा। अब हम आ जाते हैं 98 पे। यहां पे मैं दिखा सकती हूं आपको क्वेश्चन। पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से गैस है जो वायुमंडल का एक बहुत बड़ा भाग बनाती है। मैंने आपको हमेशा से बताया है कि सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है 78%, उसके बाद से आपका ऑक्सीजन होता है 21%, इसके बाद से जो भी गैसें बच जाती हैं वो 1% में आती हैं। तो बस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही तो बल्क में है वायुमंडल में, तो वो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है कि चलो एलिमिनेट करें, यही होगा ही। ठीक है, चलिए 99 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और इसमें मैं आपको एक बार पहले क्वेश्चन दोनों दिखा देती हूँ, देन हम ऑप्शन पे चलेंगे। ठीक है, 99, एक मिनट, हाँ चलिए आप देख सकते हो 99। इसमें लिखा हुआ है कि आपको दोनों में से अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को सही बताना है, कौन सा इसमें से है। तो स्टेटमेंट ए लिखा है कि ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर्स इन द थर्मोस्फीयर। आप मुझे बताओ, क्या मौसम संबंधी घटनाएं थर्मोस्फीयर में होती हैं? हमने तो नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने तो पढ़ा था ना कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। तो भाई ये तो यहीं गलत हो गया, खत्म। हाँ, ये मैंने आपको जरूर बताया था कि थर्मोस्फीयर और रेडियो वेव कहीं पर भी आए ना तो दोनों स्टेटमेंट मतलब वो कनेक्ट होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि जो रेडियो वेव होता है वो ट्रांसमिटेड होता है ना फ्रॉम द अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ बाय थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की वजह से ही रेडियो तरंगे, रेडियो वेव हमेशा थर्मोस्फीयर से रिलेटेड होता है। तो बी ही सही है, ए गलत है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बाह्य वायुमंडल में नहीं होता है, आपका क्षोभ मंडल में होता है मौसम संबंधी घटनाएं। और हाँ, रेडियो वेव्स जो हैं तरंगे पृथ्वी द्वारा पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं इस परत द्वारा, थर्मोस्फीयर द्वारा। तो बी सही है बस। 100 क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें लिखा हुआ अमेज़न बेसिन के बारे में बताना है कि वनों के विनाश के बारे में 2 कथन दिया है, सही का बताओ। तो पहला लिखा है कि वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जी हाँ, ऊपर की पूरी लेयर ही चली जाती है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो बंजर हो जाएगा। और ये क्यों हो रहा है आपको भी पता है, विकास गतिविधियों के चलते। ये जो पेड़ कटवा, अभी आपने देखा होगा ना छत्तीसगढ़ में भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्री इंस्टैब्लिश करनी है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों के चलते तो ये हो रहा है कि अमेजोन बेसिन में वर्षा वन का बहुत बड़ा। आप मुझे बताओ, अगर पेड़ ही नहीं होगा तो डायरेक्ट जो बारिश का पानी है वो अर्थ मतलब उस पर जाएगा, मिट्टी पे ही तो लेयर पे जाता है ना कहीं जो पेड़ वगैरह होते हैं वो बचाते हैं उसको। बट इसका कारण ही यही है, ये जो गतिविधियां हैं उन्हीं के कारण तो ये लुप्त हो रहा है पेड़। तो बात दोनों ही सही है। तीसरा 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए इन तीनों में से कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो मोर फोकस ऑन द यूज ऑफ, देखो सबसे पहले हमको मतलब रीन्यूएबल सोर्सेज पे, जिसको हम दोबारा से यूज कर सकें, उस पर हमको करना चाहिए, है ना। ये तो बात एकदम सही है। एंड देन चेंज इन एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस इट टुवर्ड द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की तरफ हमारा एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। जैसे कुछ भी खा रहे हैं फेंकते चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं, ये एटीट्यूड भी चेंज होना चाहिए। ए एंड सी तो होगा ही। रिस्पेक्ट एंड केयर ओनली फॉर दोज, ये ओनली आके ना सब गड़बड़ कर देता है। ठीक है, होगा ही नहीं बी, ए एंड सी। दूसरा देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तो मैं रिन्यूएबल पे फोकस करूंगी। हमको अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपना चेंज करना होगा एटीट्यूड। हाँ, ये गलत होगा कि केवल उन्हीं का सम्मान करो जो आर्थिक रूप से लाभदायक है। ये कौन सी बात हुई? मतलब एनवायरनमेंट दिख नहीं रहा है बट वो बहुत कीमती है,
हमको जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, आप खुद सोचो कोरोना के समय में क्या हाल हुआ था, उसी ऑक्सीजन के पैसे देने पड़ रहे थे। तो ये तो बात एकदम गलत है। हम जाएंगे ए एंड सी के साथ। 102 इसमें लिखा हुआ है कि एक प्रारंभिक स्तर की कक्षा में, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया नहीं है मतलब एक और प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था कि जनसंख्या पिरामिड की सहायता से निम्न में से कौन से उप विषय पढ़ाए जा सकते हैं। और मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आप इंग्लिश भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि हमको पता होना चाहिए कि बर्थ रेट, डेथ कितना है, जन्म और मृत्यु दर कितना है, इनका भी करना होगा। महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बढ़ती श्रमिक संख्या, ये भी करना होगा। ये देश के भीतर प्रवचन स्वरूप ये नहीं है। ए एंड बी एंड सी। ठीक है, पहला अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था। माइग्रेशन से थोड़ी ना आप जनसंख्या पिरामिड, हमको ये थोड़ी ना देखना है कि इंट्रा कंट्री कितने हैं। हम तो जनसंख्या के लिए बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, मेल फीमेल कितने हैं, कितने एक्सपेंड हो रहे हैं लेबर फोर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो पहला 102 का पहला। अब हम चलते हैं 103 पे। देखिए सहकारी, दोनों चीजें वही पूछ रहा है फिर से, सही स्टेटमेंट। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जी हाँ, मारुति उद्योग लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहकारी उपक्रम के उदाहरण है। नहीं, ये गलत है, केवल पहला सही होगा। इंग्लिश वाला भी देख लो। ये देखो, कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। ये होता है ना कि कोई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मारुति उद्योग के लिमिटेड है, ये इसके एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो ऑलरेडी इसने दे दिया है यहाँ पे, तो ये कैसे सही हो सकता है। चलिए 103 का हो गया हमारा पहला। अब हम आते हैं 104 पे। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे? उनको वेल्लार कहते थे। याद कर लेना, लिख लेना, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तमिल में बड़े जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको वेल्लार कहते हैं। 105 देखिए, हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। किस चीज के प्रमाण मिले हैं आप बताओ? वास्तविक हल के, मुहर पे उत्कीर्ण किया हुआ हल, या फिर खिलौना हल, या फिर गुफा में बनाए गए चित्र में हल? तो आपको पता ना, टॉय प्लॉ मिला था हमको, खिलौना वाला हल, इसे यही तो प्रमाण मिला था कि चलो हड़प्पा वाले में हल का प्रयोग किया गया था, इसका एग्जाम्पल है ये। तो तीसरा, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी, और ये भी एनसीईआरटी से सीधे उठाया है, इलांगो के द्वारा। याद कर लेना, इलांगो के द्वारा शिल्पाधिकार, इसमें एक इमेजिनेशन स्टोरी बनाई गई थी, उसकी रचना की गई है। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो के द्वारा की गई है। दूसरा 107, शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। Temples and mosques were constructed by rulers to proclaim their closeness to God, demonstrate power and wealth, appease and get support of priestly class। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं। देखो इन्होंने क्यों किया था? ताकि भगवान के साथ ये अपनी ना घनिष्ठता को घोषित कर सकें, शक्ति को, अपने वैभव को प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए, उनका समर्थन पाने के लिए। तो ये शासक जो है ना, मंदिर और मस्जिद का निर्माण इसीलिए किए थे। तीनों की तीनों बातें सही हैं, ए एंड बी सी। 108 देखिए, 108 में देख सकते हैं आप, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी उल्लेखों में सबसे पहले हुआ था? और मैं ये बताना चाहूंगी, वो था मलयालम। याद रखिएगा, उर्दू अंग्रेजी मत कर देना। सबसे पहले जो है ना अभिलेख किसका हुआ था? मलयालम का हुआ था। तीसरा, कोशिश करूंगी कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने की आपको। 109 देखिए, 109 में है कि एक मिनट, हाँ, संघ सही मायने में एक संगठन था क्योंकि
जो संघ था वो सही मायने में एक संगठन था, क्योंकि कई सदस्यों ने एक साथ चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से शासन किया। ठीक है, ये बात सही है। इसने महिलाओं और कामगारों को सभा में भाग लेने के लिए सम्मिलित किया था। जी नहीं, सम्मिलित नहीं किया था। तो ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए 110। पहली सूती कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता, बंबई, मद्रास, सूरत। तो वो किया गया था बॉम्बे में। याद रख लेना, पहला सूती जो कपड़ा मिल है वो कलकत्ता मत कर देना, ठीक है, बंबई है, जिसे हम बोलते हैं बॉम्बे। हो गया। एंड 111 देखिए, 111 का क्या होगा? भारत में प्रचारकों की गतिविधि के रूप में दो चीजें दी गई हैं। जैसा कि 1818 तक ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। ठीक है, बात सही है। और क्यों थी? क्योंकि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे। तो ये रीजन इसने एकदम सही दिया है, स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। तो हम जाएंगे 4 ऑप्शन के साथ। 112 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों किया गया था? एबोलिशन ऑफ कास्ट, इसीलिए किया गया था, जाति उन्मूलन के लिए। जब भी परमहंस मंडली का नाम आए ना, याद रखना ये एबोलिशन ऑफ कास्ट से रिलेटेड है। दूसरा सही है। 113 देखिए, निम्न में से कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है? ये बताइए किसने कहा था? नाम पूछ रहा है आपसे, पेरियार। इन्होंने, ये ना कट्टर आलोचक थे, इन्होंने कहा था कि देखो ये जो ब्राह्मणों से निचली जाती है ना, उस पर अपना सत्ता, महिलाओं के द्वारा पुरुष पे मतलब अपना प्रमुख स्थापित करने के लिए ये सारे बुक्स है ना, इनका सहारा लिया गया है। ये कहा था पेरियार ने। ठीक है, 4 ऑप्शन। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसमें से नाम बताओ। 114 देखिए, भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन हुए, जिसमें था 1927 और 1935 के बीच भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। एक यस एकदम सही है। और वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जाति पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यही इसीलिए तो इन्होंने आंदोलन चलाया था ना, कि देख लो तुम लोग भी, कि देख लो कितना ये जो हमारे समाज में जो प्रीजुडाइज है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, कि लोग मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, व्याख्या भी सही है। 4 ऑप्शन। 115 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक से रोक दिया। और मैं एनसीईआरटी में मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था क्यों रोका था इन्होंने, बताओ। चौरी चौरा कांड याद है ना, जिसमें से एक भीड़ ने जो है पुलिस वो थाना ही जला दिया था, जिसमें बहुत ही ज्यादा जो है वॉयलेंट हुआ था। और गांधी जी तो हिंसा के आपको पता है खिलाफ है, इसी वजह से इन्होंने रोक दिया था। बस यह हिंसात्मक हो गया था। ठीक है ना, तो चौरी चौरा कांड की वजह से इन्होंने असहयोग आंदोलन को ही रोक दिया। इट बिकेम वॉयलेंट। ठीक है, तो 115 का तीसरा। 116 चलो, इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि मतलब कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे ये बताओ, ये तीनों पढ़ो एक बार, अरेंज करना है ना आपको। चलिए अरेंज करो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। सबसे पहले आपको पता है, चलो हिंदी वाला भी दिखा देती हूँ, रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, सी हमारा पहले होगा, तो अपने आप ही खत्म, मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, पहला ही सही होगा। रॉलेट हुआ था पहले पे, देन आपका आया था खिलाफत आंदोलन दूसरे पे, उसके बाद से आपका दांडी मार्च आया था। ठीक है, तीसरे पे, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था, ये सबसे लास्ट में था। हो गया CDAB। चलिए 117
इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन यूपी टेट में भी पूछा हुआ है। 1950 में जो है भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी, 1950, याद कर लेना, ठीक है। 118 यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसके द्वारा रचा गया था बताइए। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। विविधता में एकता, इन्हीं के द्वारा रचा गया शब्द है। चलिए 119 देखिए, डैश वे विचार हैं जब लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। आर बिलीव्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज। आपने कई बार देखा होगा कि कोई चीज होती है, चलो मान लो कुछ हो गया तो हम लोग बोल देते हैं अरे सब लड़कियां ही ऐसी होती हैं, कुछ लड़के ने कर दिया तो अरे सब लड़के ही होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से हमारी रूढ़िबद्ध धारणाएं तो हैं कि हमने एक इमेज में सबको काउंट कर लिया। सब नहीं होते हैं वैसे, सारे लड़के वैसे नहीं होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, बट फिर भी एक इंसिडेंट हुआ, हमने सबको काउंटर कर दिया। तो ये होता है आपकी स्टीरियोटाइप, जब हम पीपल को, जितने भी लोग हैं ना, उन सभी को एक ही इमेज में बांध लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए, और ये हमारा 120 लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चंस मैंने आपको 20 मिनट में कराए हैं। सोचिए 20 मिनट भी अगर आप दे देना डेली, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे इतनी लंबी क्लास कौन देखता है, अब वहीं आएंगे, अब तो कल से लंबी ही क्लास आएगी, 1 से 1.5 घंटे तक। अभी तक मैं आपका पेशेंस टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैं हर दिन देखती हूँ कि कितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सब कुछ दिखता है, कितने लोगों ने कितना मिनट देखा है, सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो अब देखिए, और कल से 1 से 1.5 घंटे की क्लास के लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है। अब 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लेखपाल, दोबारा से आ गया लेखपाल। लेखपाल इन रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लेखपाल का काम क्या होता है आप मुझे बताओ। बहुत अच्छा सा काम है इनका, जमीन को नापना है और उसके रिकॉर्ड को रखने हैं, बस सिंपल सा है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, सो ऑप्शन नंबर 1। और जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है 6 to 8 तक, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको सोशल साइंस के लिए अलग से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कभी नहीं, क्योंकि वही चीज जूनियर में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास है, और इसके बाद से मैंने सोचा है कि आगे के एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आपको काम आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, स्कोर जरूर बताना 30 में से कितने आए हैं, ठीक है।